सबसे ज्यादा जो चर्चित शब्द रहा वो रहा डोंट टॉक टू मी। मुझे सदन में ये आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया, उससे उनकी गरिमा को, उस व्यक्तित्व की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। क्या आपको लगता है अधीर रंजन चौधरी ने ये गलती जान के की? प्रतिभा जी भी रह चुके हैं राष्ट्रपति, क्या तब अधीर बाबू देशी राजनीति में नहीं थे? कांग्रेस को लग रहा है इस बार आप रायबरेली से लड़ेंगे। देखिए कौन कहाँ से लड़ेगा ये तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करेगी, लेकिन इतना जरूर कह दो कि अमेठी में दोबारा कमल का फूल खिलने वाला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। क्या गांधी परिवार के किए गए भ्रष्टाचार पर देश की जांच एजेंसियों को कोई सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है? अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए। चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितने समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है महामंच पर। और ये एक ऐसा संवाद है शायद जिसका इंतजार इस समय समूचा देश कर रहा है। और आजादी के इस अमृत महोत्सव पे कई सारे विषय हैं जिस पर आज हम संवाद करेंगे। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। और आज देश आपको सुनना चाहता है। बीते दिनों देश की राजनीति में बहुत कुछ हुआ, हमने सियासत में बहुत सारे शब्द सुने, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित शब्द रहा वो रहा डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? अमित जी, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र का सबसे अहम पहलू है कि संविधान हम सबको एक समान अधिकार देता है। हमारे होने का अधिकार, बोलने का अधिकार और कर्तव्य पथ पर चलने का अधिकार। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? यू सेड मैम कैन आई हेल्प यू। अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा, बार बार मौका देने के बाद नकारा। लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। लेकिन इस हराया तो लोकतंत्र में जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के नाते चुना। जी। कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस बात का है कि एक साधारण महिला ये दुस्साहस कैसे कर सकती है। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। अगर आपने ये वर्चस्व अपना बनाया कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपने कर्तव्य का पालन ना करें, तब भी जबरदस्ती जनता को हमें स्वीकार करना होगा, तो इस लोकतंत्र की इस ताकत को हर व्यक्ति को समझना होगा कि लोकतंत्र में
गांधी परिवार मजबूरी नहीं है जनता की। वो आक्रोश उनका सर आंखों पर, लेकिन जिस सदन में ये आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया उससे उनकी गरिमा को, उस व्यक्तित्व की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। और मेरे लिए, उनसे उम्र में ओहदे में छोटी एक महिला के लिए ये आश्चर्यजनक एक कृत्य था। लेकिन ये भी मैंने स्पष्ट किया जी कि मैं भले ही साधारण बैकग्राउंड से हूं, लेकिन चूंकि आप गांधी खानदान से हैं, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन जब आप असभ्यता की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष पर भी एक आरोप मढ़ा गया। आरोप ये मढ़ा गया कि बीजेपी के कुछ सांसद और बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने सोनिया जी को घेर लिया था और ये कहा गया कि बहुत लोग जो इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, शायद उनके ध्यान में ये बात नहीं है जी कि सदन में कैमरास फंक्शनल हैं। कैमरा की निगाह से सदन विहीन नहीं है। और आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने किसी को घेरा होता तो वो कैमरा में दर्ज बात बाहर नहीं आती? बिल्कुल आपकी बात एक मैं मानता हूं। विषय क्या था? लेकिन एक आक्रोश उनका किस विषय पे था? कि महामहिम राष्ट्रपति को उन्हीं के सदन के नेता ने, उन्हीं के नेता ने अपशब्द कहे। वो कह रही माफी मेरे से क्यों मंगवाई जा रही आप थी? अगर टाइमलाइन देखें जी तो उस टाइमलाइन में क्या व्यतीत होता है कि माफी नहीं मांगी नेता सदन ने। जब उन्होंने बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में संबोधन किया, पत्रकार तक ने रोका कि ये देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, आप इस प्रकार से उन्हें संबोधित ना करें। अगर वाकई में त्रुटि होती तो वो अपने शब्द वापस वहां ले सकते थे। उन्होंने पत्रकार के टोकने के बाद भी नहीं किया। और ये पहली बार नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने की है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने सोनिया गांधी का नाम सदन में लिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए और सोनिया गांधी की तरफ से जो उन्होंने बोला, बाइट है हमारे पास, मैं सुनाना चाहता हूं आपको, 10 सेकंड की बाइट है, सुनिए आप। उन्होंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। लेट्स जिस वक्त उन्होंने ये बाइट दी तब तक कोई माफी नहीं मांगी गई थी। जी दुनिया और देश जानती है कि जब लोकतंत्र में जनता का दबाव बढ़ा तब उन्होंने लिखकर कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी। मैं सोनिया गांधी ने क्या कहा एक बार सुना देता हूं आपको। Ma'am, will you ask Aditya to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Aditya to apologize? He has already apologized. कांग्रेस कह रही है मना कर दिया था अपॉलॉजी से। आप ये क्लिप चलाकर अमीश जी, सच में कहूं सोनिया जी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको और फंसा रहे हैं, कृपया ना चलाएं। लेकिन एक सवाल, कांग्रेस कहती है अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई, माफी सोनिया गांधी को मानने की। जी भी हमारी देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। जी क्या किसी भी कांग्रेस नेता ने प्रतिभा पाटिल जी को इस प्रकार से संबोधित किया? लेकिन स्मृति जी, पॉलिटिक्स के अंदर आपके को भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले एक हफ्ते में से जो कुछ हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है किसी कारणवश? देखिए, जब मुझे लोकसभा अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया उसी दिन मैंने अपने परिवार से कहा था जी कि अब से लेकर जब तक मैं जिंदा हूं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पर जितना संभव होगा गांधी खानदान मुझ पे अटैक करेगा। मैं तैयार हूं। मैंने अपने परिवार से भी कह लिया था, जिसको रिश्ते नाते तोड़ने हैं अभी तोड़ दो। लेकिन आपका परिवार राजनीति में नहीं है। वो छोड़ें, सत्य की लड़ाई लड़ती कांग्रेस पार्टी तो आज विपक्ष में ना बैठी होती सूक्ष्म रूप में। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। आप अमीश जी मुझे एक बात बताएं, यहाँ आपके सभागार में इतने सज्जन लोग विराजमान हैं जी, थाने से अगर पुलिस वाला आपको बुलाए तो आप में से कितने लोग उस थाने में कह सकते हैं साहब आज बिजी हूं कल आऊंगा? कोई कहता है? पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए
क्या पुलिस वाले को कभी आप कह सकते हैं सॉरी ये लंच का टाइम है, मैं घर जाके खाना खा के फिर लौटता हूं? होता है क्या? यहां पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहां आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी है, कल आएंगे। कल भी बिजी है, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर पे। वो सोनिया जी का घर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। एक तो ये भ्रांति हटाइए, वो घर किसी का नहीं, हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान उस संविधान से चलता है जो कहता है कि आप कानून की मर्यादा में रहें। लेकिन जिस संविधान की आप बात कर रही हैं, वरना अगर गहलोत जी की चलती तो आप सुप्रीम कोर्ट भी उसी घर में खोल देते। सारे हिंदुस्तान के दफ्तर आप उसी घर से चलाते जो यूपीए में चल रहा था। वो कहते हैं कि आप सरकारें बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में आपने सरकार बदल दी ईडी के सहारे। महाराष्ट्र में ये एक ही शिवसेना, ईडी है। शिवसेना उद्धव को बात कह रही है और देवेंद्र जी वो ईडी है तो हाँ नहीं, वो तो उनका तो आप, लेकिन वो कहते हैं वो जो ईडी की सरकार बनी है वो इसी ईडी के सहारे बनी है। देखिए ऐसा है, शिवसेना अगर इम्प्लोड करती है, आप उस शिवसैनिक पर ना दाग लगाएं जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी कर्मठता से एक निर्णय करता है। मैंने महाराष्ट्र में 20 साल राजनीति की है, और अगर वो गलत होते तो शपथ लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते। आप स्पीकर ऑफ द हाउस की मंशा पर इस प्रकार से दाग नहीं लगा सकते। लेकिन अभी संजय राउत को भी गिरफ्तार कर लिया। आपके बहुत पुराने, आपको दुखी दिख रहे हैं, वो तो लहरा रहे हैं अपना दुपट्टा, खुशी खुशी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ऑफर था बीजेपी को ज्वाइन करने का, वो मतलब तो एमपी है, बीजेपी की बीजेपी सरकार को को ज्वाइन करके क्या करेंगे? हमारे पास तो 300 से ज्यादा सांसद हैं। पर उन्होंने बोली इस बात को, उन्होंने बोला कि बोला? मेरे पे भी प्रेशर था कि आप आ जाओ बीजेपी के साथ, प्रेशर क्यों? सरकार के अंदर आ जाओ, फिर तो आपको इसका छोड़ मतलब देंगे। संजय जी ये कह रहे हैं कि सरकार मैं चलाता था, उद्धव जी नहीं चलाते थे, ये कह रहे हैं? उद्धव जी कंट्रोल में नहीं थे, मैं था। इज दैट हिज स्टेटमेंट? लेकिन आपके बहुत पुराने सहयोगी हैं, उद्धव ठाकरे थे। मैं भाई आज भी सम्मान कर, मैं सोनिया जी का सम्मान करती हूँ तो उद्धव भाई का नहीं करूंगी। लेकिन संजय राउत कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैं हिल जाता तो दुनिया हिल जाती। वो चला रहे थे सरकार, वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अध्यक्ष हैं क्या? तब थे, अब हैं। जिसके हाथ में कमान नहीं है वो कह रहा है कि मैं ही ब्रह्मांड चला रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं एमबीए की सरकार मैंने बनाई इसलिए मुझे टारगेट किया गया। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी का कोई रोल नहीं था, सोनिया जी का कोई रोल नहीं था, शरद पवार का कोई रोल नहीं था। जो किया धरा है वो सब संजय राउत जी ने किया। कहते हैं मैं ही चाणक्य था इसका। हाँ वही कह रही हूँ, चाणक्य के साथ तुलना मत कीजिए, इतना बड़ा अपमान मत कीजिए चाणक्य का। चाणक्य ने अपनी नीति राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित की, गरीब का घर लूटने के लिए नहीं की। और जिस प्रकार के अपशब्द उनके मुंह से सार्वजनिक सुने जाते हैं वो चाणक्य नीति या चाणक्य की सरकार नहीं है। इसलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ईडी की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी पे अक्सर आरोप लगता है इस सरकार के ऊपर कि आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर संस्थाओं का दुरुपयोग करते तो कोर्ट में भी तो आपने पूछा कि क्या अरेस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बोला। तो आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप एजेंसी को नहीं मानेंगे, आप जनता द्वारा जिताई गई सरकार के अस्तित्व को नकार देंगे। आप एक इको चैम्बर में रहते हैं अपने, रहिए। आप चाहती हैं कि अमेठी में इस बार प्रियंका गांधी के साथ आपका मुकाबला हो? मेरा पहली बात, मैंने जब से चुनाव के उम्मीदवार बनने को स्वीकार किया, मेरी पार्टी का जब से आदेश रहा 2014 में 19 में, दोनों बार कहा कि अगला लोकसभा का चुनाव कौन कहां से लड़ेगा इसका निर्णय लेने वाली सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड है।
लेकिन भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा अमेठी से वो जीतेगा। क्योंकि आप देश की मुझे दुख इस बात का है अमीश जी कि वो 5वीं विधानसभा की सीट पर नहीं गए थे। जाते तो वो जमानत भी जब्त कराते हम। आप देश की अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, तो एक सवाल बनता है कि देश में नफरत का माहौल है, ऐसा विपक्ष कहता है, और विपक्ष ये भी कहता है कि इस नफरत के माहौल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो वोटों के गणित के लिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 80-20 करती है। देखिए, मैंने स्वयं दोबारा अपनी ही लोकसभा क्षेत्र का एक आपको उल्लेख करती हूँ। मैंने स्वयं देखा, आप श्रीमती वाड्रा का नाम ले रहे हैं, 2019 के चुनाव पर उनकी रणनीति को मैंने स्वयं साक्षात देखा है। जब वो आई, उन्होंने जाकर वहाँ पर नमाज अता की, उनका अधिकार है अगर उनका विश्वास है उस पर, और ये सार्वजनिक आपके चैनल्स पर भी चला था। उनके लिए रिलीजन, धर्म एक राजनीतिक टूल है, हमारे लिए आस्था का विषय है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वो कहते हैं कि एक विशेष समुदाय, पक्ष, पंथ का अधिकार सबसे ज्यादा है। देश की राजनीति में राजनीतिक सोच का बदलाव कैसा अमीश जी? कुछ ही दिन पहले नरेंद्र भाई ने पावर सेक्टर में बदलाव की बात की, सार्वजनिक रूप से कहा कि ये रेवड़ियां बांटने वाली राजनीति बंद करें, इससे देश का नुकसान होता है। एक नेता के लिए बहुत आसान है रेवड़ियां बांटना, लेकिन वो जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, वो व्यक्ति कहेगा आपसे कि ये त्रुटियां मत कीजिए, इससे देश गुर्बत में आएगा। वो कहने के लिए संवैधानिक और कहीं ना कहीं एक आंतरिक ताकत की जरूरत है कि मैं राष्ट्रनीति में विश्वास करता हूं, और राष्ट्रनीति ये कहता है कि आपका पक्ष चाहे कोई भी हो, आपकी पार्टी चाहे कोई भी हो, मात्र उन कुछ लम्हों के लिए, कुछ वोट जीतने के लिए आप देश का नुकसान मत कीजिए। लेकिन धर्म विशेष की राजनीति तो आप पर भी करने का आरोप लगता है, यानी बीजेपी पे आरोप लगता है। आज आजादी का अमृत महोत्सव है, देश के कई मुस्लिम दानिश्वर नेता कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहीं नहीं, एक, झूठ ना बोले, तेरी कई कहते वो हैं। जो राहुल एक है उनका नाम तो ले, वो मुस्लिम नेता नहीं है राहुल जी। ओवैसी, आप उनको क्यों मुस्लिम नेता बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है, हाँ। ओवैसी कहते हैं, ओवैसी कहते हैं, बाकी कई नेता कहते हैं। उनकी पूरी राजनीति उस पर आधारित है। खौफ की राजनीति करते हैं, डराओ और वोट लो। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? वो जोड़ने की बात करेंगे? उनकी राजनीति ही तोड़ने पे चलती है। वो कहते हैं कांवड़ियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और मुसलमान लड़कों पर ऐसा है, डंडे चलाए जाते हैं। मैं जिस मंत्रालय से संबंध रखती हूँ जी, उस मंत्रालय के माध्यम से, हज कमेटी के माध्यम से, MEA के सहयोग से इतने हाजियों का समर्थन होता है। उनको जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सहयोग प्रदान करती है सरकार। वो उनको दिखेगा नहीं, उनको दिख रहा है। पारसी धर्म, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक सांसद के नाते, जब मैं गुजरात से सांसद थी, मेरा आदर्श ग्राम उडवाडा जो पारसियों के धर्म स्थल के नाम से विश्व में जाना जाता है, वो उन्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि लेकिन वो क्या स्मृति जी तोड़ने की राजनीति करते हैं। स्मृति जी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मंत्रालय चलाती हैं, क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन पर भी एक बात होनी चाहिए? देखिए, एक सब्जुडिस मैटर पे आप जी। अगर मुझसे हेडलाइन की अपेक्षा करते हैं तो मैं कोर्ट की वो मर्यादा भंग नहीं करूंगी, लेकिन ये हिंदुस्तान जितना आपका मेरा है उतना ही हर उस नागरिक का है जो आज यहाँ पर बैठा है और जो इस कार्यक्रम को देख रहा है। क्या मैं अपने घर में पराई हो सकती हूँ? नहीं। मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ही चीज बोलती आई हूं, आई कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन माई ओन कंट्री। आई एम मैरिड इन टू अ पारसी फैमिली एंड पारसी से दिस इज माई कंट्री, माई होम। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में मेरा ओहदा कम है? नहीं है। लेकिन मेरा संविधान कहता है कि हम सब एक हैं। बीते कुछ महीनों के अंदर इस देश में हमने एक नारा बहुत सुना है, जो कि
गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और हमने देखा है कि राजस्थान में हो या फिर अभी कर्नाटक में लोगों के सर तन से जुदा हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है बतौर मंत्री आज़ादी के इस अमृत काल में ये एक चिंता का विषय है देश के लिए? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है वो एजेंसीज पर बेस्ट आप छोड़ें तो बेहतर है। लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बोल रही हूँ, सम्मान परस्पर होना आवश्यक है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। किसी एक का अपमान, किसी एक का उत्थान, उससे राष्ट्र को कहीं भी लाभ नहीं होता। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, और इसीलिए आज इस अमृत काल में सबका प्रयास जब वो कहते हैं वो बहुत मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है। पर सबका प्रयास। अमीश जी, मैं ईरानी सरनेम के साथ दुनिया घूमती हूँ। सरनेम की वजह से क्या प्रताड़ना होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने कई जगह पर जाकर समझाने की कोशिश की कि ईरानी सरनेम और गले में मंगलसूत्र यही भारत है। लेकिन आप कह रही हैं कि भारत के अंदर आप सबका साथ, सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो, उनको जवाब जनता दे चुकी है वोट से, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी ये पैंतरा वो आजमा चुके हैं कि आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। पैसे पहले देश के कैसे? पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि संसाधनों पे सबसे पहला हक मिनॉरिटी का है, मुस्लिम्स का है। अब हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। आप एक और प्रकाष्ठा हो रही है। कैसे? उदाहरण दीजिए। उदाहरण ऐसे कि जब आपके एक मुख्यमंत्री 80-20 की बात कर देते हैं तब ये सवाल खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 25 महीने से 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 80 करोड़ में से सिर्फ एक धर्म, एक समुदाय के लोगों को ही राशन मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। 200 करोड़ वैक्सीन की डोज अर्जित हुई है हमारे देश में। उस वैक्सीन को लगाने से पहले किसी भी वर्कर ने, मेडिकल स्टाफ ने नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। 30,000 करोड़ 22 करोड़ औरतों के बैंक के खाते में गए ताकि उनका संरक्षण हो सके आर्थिक दृष्टिकोण से। उनसे किसी ने नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, इसी सरकार ने दिया। 7 करोड़ महिलाएं अमीश जी, देश की 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में राज्य का जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास, उसके माध्यम से 4,80,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में गया 7 करोड़ महिलाओं के। कभी किसी ने नहीं पूछा आपका धर्म क्या, आपकी जाति क्या है। मेरे विभाग में महिला बाल विकास में 9 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके घर तक जाके दस्तक देके उनको भोजन पहुंचाया गया। किसी से नहीं पूछा। 2.5 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाएं हैं जिनके बैंक के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें गया। अरे कोविड ऑर्फन्स को भी नरेंद्र भाई के ऑफिस ने स्वयं देकर संरक्षित किया। किसी से नहीं पूछा तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारी जाति क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वयं कभी ये बोलकर चुनाव नहीं लड़ा पर मोदी जी की कि कैबिनेट, उनकी क्या जाति है। पर मोदी जी की कैबिनेट में अभी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। ममता जी अल्पसंख्यक मंत्री रही पश्चिम बंगाल की, वो कौन से धर्म से हैं? हिंदू हैं, वो चंडी पाठ करती हैं। जो भी पाठ पढ़ती हूँ, कौन से धर्म से हैं? आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अब हर समाज, हर समुदाय के अपने अपने प्रधानमंत्री और अपने अपने मंत्री होंगे? ये हिंदुस्तान है। आप मुझे ये कहना चाहते हैं पर उस समाज कि को अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी अगर मंत्रालय के अंदर या फिर उनका कोई मंत्री नहीं होगा, तो आपको लगता है क्या आपको क्यों लगता है आज नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट में आप अगर कहते हैं कि एक समाज विशेष के व्यक्ति होंगे तभी उनको तवज्जो मिलेगी? नहीं, सवाल पूछा जाता है। मैं इसलिए कह रही हूं, हरदीप सिंह जी क्या हैं? हरदीप पुरी क्या हैं? ये दुर्भाग्य है कि आज इस मंच पर मुझे अपने एक एक कैबिनेट के साथी का धर्म बताना पड़ रहा है। किरण रिजिजू जी का धर्म क्या है बताइए ना, बताइए अमीश जी। बौद्ध है। हरदीप पुरी जी क्या हैं? सिख समाज से हैं, अल्पसंख्यक है ना। पर मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है। हाँ, तो उनका मंत्री नहीं है।
मैं वही कह रही हूँ कि आज अगर आप मुझे एक मौका दे रहे हैं एक महिला होने के नाते, अगर परिभाषाएं देखें, कांग्रेस की रीत देखें, तब तो महिला को मुस्लिम समाज की क्या माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्री नहीं होना चाहिए पर था। चलन तो ऐसा ही रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, चलन को चलाने के लिए थोड़ी ना मोदी सरकार बनाई थी, बदलने के लिए स्टेटस को मोदी सरकार बनाई थी। देखिए, अब तो ये भी कहा जाता है और मैं तो वो मंत्री हूँ जो पारसी से ब्याही हूँ, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, क्रिश्चियन स्कूल से। बताइए। लेकिन अब तो कहा जाता है कि किताब उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, आपको आश्चर्य है? मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, उनको कावड़ क्या है ये पता है। लेकिन राहुल गांधी भी शिव के भक्त हैं। कब? जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, शिव के भक्त हैं। आप बार बार वहीं पे लाते हैं बात, राहुल गांधी पे। दो माइनॉरिटी पृष्ठभूमि के वो प्रतीक हैं, पारसीज और क्रिश्चियंस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनेऊधारी ब्राह्मण उनको मतलब मैं देखिए गुजरात के चुनाव में बोला गया था कि आप चाहते हैं कि मैं उन पे व्यक्ति विशेष नहीं, टिप्पणी मैं तो करूं। सवाल पूछ रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने पारसी से ब्याह किया, मेरे बच्चों का गोत्र नहीं हो सकता। धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, उसको मैं अपनी राजनीति से नहीं जोड़ती। राहुल गांधी कितने चुनावी हिंदू हैं वो देश जानता है, नकार चुका है। आप चाहते हैं मैं विशेष उन पे टिप्पणी करूं ताकि वापस सोनिया जी सदन में आके कहें डोंट टॉक टू मी? क्यों कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब सोनिया जी ने डोंट टॉक टू मी आपको कहा, मतलब यू वर टेकन अबैक कि क्यों? नो, आई वाज नॉट। यू थिंक आई एम टेकन अबैक? माय रिस्पांस इज व्हाई? एंड प्लीज डू नॉट मिसबिहेव। Even then, I was very, very cordial. Madam, don't misbehave, please. पर गांधी परिवार से को आपसे इतना लगाव क्यों है? मतलब काफी मैं बहुत प्यारी महिला हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में वो वक्त चला गया कि आप बोलें कि हम राजा और प्रजा चुपचाप बैठ के तमाशा देखे। राजा को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनको एक आधिकारिक रूप से लगता है कि इतिहास ने उनको ये अधिकार दिया है कि हम राजा और बाकी सब रंक। एक दिन तो रंक उठेगा और कहेगा क्यों मैडम? इसलिए तो कहा था अमीश जी कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं जो राजा के खिलाफ है, जो बेरोजगारी महंगाई की बात उठाता है। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, इसमें उनकी अपनी गलती है। पर वो कहते हैं मैं देश का मुद्दा उठाता हूं क्योंकि महंगाई की बात। कहां उठाते हैं? मुझे बताइए कहां उठाया? वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं। वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? क्योंकि देखिए, अधीर रंजन को हिंदी नहीं आती, उनको कितनी आती है ये भी पूछ लीजिए पहले। पर राहुल गांधी ने तो हिंदी में ही ट्वीट किया था ये। वही तो कह रही हूँ, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप भी बार बार चेक कर रहे हैं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। आपको भी यकीन नहीं है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? देखिए, अब आप मेरे पे बात डाल रही हैं तो मुझे लगता है कि खुद ही ट्वीट करते होंगे वो तो, जब उनका हैंडल है। नहीं, जनता क्या कहती है? अच्छा, महंगाई के विषय पर मैं बता दूं आपको, सबसे बेहतर टेस्ट है, एक बार पूछ लीजिए, खुद ही करते होंगे तो लौपतगामिनी लिख दें। सदन में मिलते हैं, आप ही पूछ लीजिएगा कभी। आपका संवाद होता हमको तो बार बार कहते हैं डोंट टॉक टू मी, हम कहां से पूछे हैं? वैसे राहुल जी और आपका जब सामना होता है तो नमस्कार तो होती होगी? नहीं, वो नमस्ते नहीं करते। जब मैं महंगाई की बात करता हूं तो पेट्रोल डीजल की कीमत भी आती है, रसोई गैस 1000 रुपए से ऊपर हो गई है। ये सब्सिडी बड़ी समस्या है। सब्सिडी की मात्रा दी है निर्मला जी ने, जो उज्ज्वला में है उनको दी है। अपने ऊपर, अपने विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर वित्तीय भार को उन्होंने सिर्फ गैस की प्राइसेस को सब्सिडाइज करने के लिए उठाया है। कांग्रेस के जितने राज्य थे उनमें जा जाके बार बार हम गुहार लगाते रहे कि आप कृपया घटाएं अपना टैक्स। किया उन्होंने? नहीं किया। आजादी का अमृत काल है, आप देश के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया कि सबको अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा लगाना चाहिए, उन्होंने लगाई, और देश में सबको अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए, लेकिन उसको भी लेकर भी पॉलिटिक्स हो गई। आरएम रमेश भी कह रहे हैं कि 52 साल तक संघ के दफ्तर पे झंडा नहीं लगा था। वो भी झूठ है, और वो कितना झूठ बोलते हैं वो आपको अभी दिखाई देगा कुछ दिनों में।
जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उस तिरंगे का सम्मान करो तो शहादत का सम्मान है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं तिरंगे का आप सम्मान करो तो हिंदुस्तानियों की अपेक्षाओं का वो सम्मान है, संविधान का वो सम्मान है, आकांक्षाओं का वो सम्मान है। और मैं अपने देश में शान से अपना तिरंगा नहीं लहराऊंगी तो और कहां लहराऊंगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपका इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है इंडिया के इस महामंच पर। आप खेल मंत्री भी हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। कॉमनवेल्थ खेल में इस समय भारत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एक तरफ तो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ईडी का खेल भी चल रहा है। ये क्या खेल है? नमस्कार मित्रों, आपने सही सवाल पूछा कि आखिरकार ईडी की रेड या ईडी की जांच क्यों चल रही है। शायद यही सवाल 2010, 11, 12, 13, 14 इन 5 वर्षों में देश पूछता था कि क्या कभी कोई कार्रवाई होगी, क्या कभी जो सरकारों में भ्रष्टाचार होता है इस पर नकेल कसी जाएगी। और जनता ने 2014 में जब मोदी जी की सरकार को चुना, तब हमने पहला वायदा ये किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन देंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों के बाद कोई 8 रुपए का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लगा सकता है। दूसरी बात, आखिरकार जनता के पैसे अगर कहीं पर खाए गए, मुखर्जी हो, चटर्जी हो, चाहे लिंक कहीं बनर्जी जी के साथ जुड़े हों, या देश के किसी कोने में कोई, मैं किसी जातिगत उस पर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं किसी नाम, मान लो पार्था चटर्जी हैं या कोई और व्यक्ति है, इनके मैं पूरा लिंक समझ रहा हूं, चटर्जी बनर्जी सारा समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन सब के लिंक कहां जुड़े हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना किसी मंत्री के नजदीकी के घर पे एक बार 20 करोड़, दूसरी बार फिर उतने, फिर तीसरे, अंत ही नहीं हो रहा है। और जब ये कट मनी की बात चलती थी तब लोगों को लगता था शायद आरोप लगते हैं, और जब चिट फंड की बात होती तब भी ऐसा लगता था। लेकिन चिट फंड घोटाला करने वालों ने बंगाल की ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की बनाई हुई पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में खरीदी। आप में से कितने लोगों की पेंटिंग किसी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदी है? कोई ऐसा? यहाँ पे तो वैसे कोई यस बैंक वाला था तो उसने किसी एक परिवार वाले जो इतने वर्षों तक देश पे राज करते रहे, उनके लिए वैसा काम करने का उन पर भी देखिए, अब पार्था चटर्जी के पास तो नोट निकल रहे हैं, अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा। उसके बाद नेशनल हेराल्ड हाउस, जिसे कहते हैं कि द्वेषपूर्ण भावना के साथ ये सरकार कार्रवाई कर रही है। चलिए, देश को ये तो पता चला नेशनल हेराल्ड के ठिकाने कितने हैं और इस पे कब्जा किसका है, कितनी शेयर कैपिटल थी और कितने की संपत्ति है। अमित जी, मेरा एक गिला आपसे है, जी, आपके चैनल से भी और कुछ बाकियों से भी। जी, आप लोग देश को बताते क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड केस है क्या? किसने रोक रखा है आपको? क्या देश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आप लोग केवल इतना दिखाते हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया गया। आप ये नहीं बताते कि इतने 1000 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने अपने नाम करवा लिया है या इसके पीछे घोटाला क्या है। अगर मैं आपके अभी बातचीत में करूंगा तो आपका कोई सवाल नहीं आएगा। आधा घंटा मुझे केवल नेशनल हेराल्ड केस को समझाने के लिए लगेगा। नेशनल हेराल्ड केस को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। मैं नेशनल हेराल्ड केस को लंबे अरसे से 2012-13 से फॉलो करते हुए आया हूं। मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां हैं उसके अंदर, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, तो एक पॉलिटिकल मौका तो मिलता ही है उनको सवाल खड़ा करने का। वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। सत्येंद्र जैन पर होता है,
पार्था चटर्जी पर होता है, राहुल गांधी पर होता है, सोनिया गांधी पर होता है, और बीजेपी का कोई नेता नहीं आता ईडी की रडार पर। ऐसा क्यों? अब तो संजय राउत भी हैं। अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है? कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के? जिसने किया उसी के ही जाएगा। अब ना मेरे नेशनल हेराल्ड है, ना मेरे घर पे कोई आएगा। लेकिन जिन्होंने किया है, क्या वो देश के कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल आज आपके चैनल पर एक है, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी देश के कानून से ऊपर है? क्या गांधी परिवार के ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार के किए गए भ्रष्टाचार पर देश की जांच एजेंसियों को कोई सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है? अगर आप ये तय कर देंगे कि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है। कोई एक कांग्रेसी नेता आज तक आगे आकर नहीं बोला कि देश का कानून क्या सब लोगों के लिए एक जैसा है कि नहीं, तो फिर गांधी परिवार के लिए एक्सेप्शन क्यों? अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था पूछताछ करने के लिए, वो बुजुर्ग हैं। चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितनी समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती। चलिए मैं आपको तो आप ये तय ही कर दीजिए ना कि आप या तो गांधी परिवार के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आप विपक्षी दल के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आपकी आयु एक उम्र से ज्यादा हो जाएगी यानी कि 60-70 साल से ज्यादा होगा तो आपको कोई ना पूछे। विपक्ष आरोप लगाता है कि डराने धमकाने नहीं, आप अमीर जी फिर आगे निकल गए। आपने एक बीच में एक नाम लिया था सत्येंद्र जैन जी का। जी 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 जी। अब उनकी तो याददाश्त घोटाले के बाद चले गई, आपकी क्यों जा रही है? नहीं नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं जा रही। मैं आऊंगा सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर भी, क्योंकि आप लोग उस पर भी थोड़ा बहुत नरम रहता है आपका चैनल। पंजाब में जो घटा जी, 3 महीने की सरकार नहीं हुई थी, 30 हत्याएं हो गई। 30 हत्याएं, गैंगस्टर जेलों में बैठ के लोगों को मार रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ा रहे हैं। पंजाब के सिक्योरिटी वाले अरविंद केजरीवाल जी के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है सिक्योरिटी लेने वालों में, और वहां मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन सलाहकार यहां से भेज दिया। पर भगवंत मान तो आपको दोस्त भी होंगे, सदन में भी रहे काफी समय तक, वो बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। अब तो आपको बधाई देनी चाहिए, वो एक नए जीवन में बंधे हैं कुछ दिन पहले। चलिए, मैं इस मंच पे कुछ नहीं कहूंगा। जी जी, कुछ बातें प्राइवेट के लिए भी ठीक रहती, चाय पे कर लेंगे जी। लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी। और सरकार का इनिशियल पीरियड खत्म हुआ तो सोचा था वो अब कामकाज पे लगेंगे जी, और जब इनका इनिशियल पीरियड थोड़ा खत्म हो जाए तो शायद उसके बाद कामकाज पे लग जाएंगे। मैं आगे का रुख करता हूं, और क्योंकि ईडी की बात हो रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ईडी के बारे में क्या कहा मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो बाइट के जरिए मैं आपको एक बार सुना जाता हूं। 10 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा। The entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. वो कहते हैं ईडी आपके इशारों पर नाच रही है और ईडी इडियट है। हमें तो ये नहीं पता कि अधीर रंजन जी को कोई इशारा करता कि वैसे नाचते रहते हैं। कभी कहते मेरी भाषा ये नहीं है। पार्लियामेंट के अगर आप 3 वर्ष निकालेंगे उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं। जी जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वो सदन में है, दल के नेता है उनके। मैं आपको वैसे आपको ये अध्ययन करना चाहिए चैनल को। नहीं, मैंने पहले दिन से लेके आज तक अधीर रंजन चौधरी जी ने धैर्य कब कब खोया है और क्या क्या शब्द बोले हैं जी, वो आपको दिखाने चाहिए। वो कह रहे मेरी हिंदी और ये कमजोर है। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल जो 55-60 साल सत्ता में रहा हो, आज उसकी ये हालत हो गई है। आज ये उसकी हालत है जी। राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द बोलने, उन राष्ट्रपति जी के लिए जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव, देश जो हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम सबके रहते हुए एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी वाह-वाह हो रही है।
लेकिन कुछ लोग आज तक भी नहीं पचा पा रहे, जिन्होंने वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, जो कभी उनके लिए सहूलियत भी नहीं देते थे, आज वो पचा नहीं पा रहे। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लगे तो उससे पहले क्या कहा, चुनाव से पहले तो कहा ये तो गरीब मां का बेटा है, चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता ने गरीब मां के बेटे को वोट दिया, चाय बेचने वाले को वोट दिया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी तरह से ही पिछली बार जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब वो चुने गए तब भी इस तरह के शब्द बोले गए। लेकिन आपने कभी देखा कि रामनाथ कोविंद जी एक झोंपड़ी में रहते थे जी? जब उनका परिवार जहां से आया है, उनकी मां की मृत्यु उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण होगी, जब वो छोटे से थे, 5-6 साल के थे। कैसा जीवन व्यतीत किया होगा, वहां से राष्ट्रपति पद तक आना, और द्रौपदी मुर्मू जी के पति और दोनों बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना और पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना, ये आसान काम नहीं। कुछ तो गुण उनमें होंगे जो पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक के पद तक आई है, इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाने के लिए, महंगाई का पाप छुपाने के लिए, जीएसटी का पाप छुपाने के लिए, वो जो कार्य नहीं कर पा रहे उसका पाप छुपाने के लिए इस मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रियंका जी ने कैंपेन लॉन्च किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो लड़की आजकल नजर नहीं आई लड़ने के लिए। देश की राष्ट्रपति पर उनके ही पार्टी के नेता ने अपशब्द कहे, अपमानित किया। काश वो लड़की आगे आई होती। एक चुनाव से दूसरे चुनाव में नजर आते हैं, राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी और महिला के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई, किसी की गर्दन काट दी गई। वो बेटी तो आगे कभी नहीं आई। राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं कब शुरू होती, कब खत्म होती है, वो देश को जानकारी ज्यादा आजकल तो देश में ही है वो। आप खूब खबर रखते हैं। नहीं, आजकल तो पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, लेकिन आपको पता है आजकल तो देश में ही है। और वो कहते हैं कि दूसरा सोनिया, भारतीय जनता पार्टी हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सोनिया गांधी जी, जिनको इतना मान सम्मान, क्योंकि वो इटली में पैदा हुई, उसके बावजूद भारत ने जो मान सम्मान दिया जी, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। नहीं तो एक शब्द कह देना कि अधीर रंजन चौधरी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं, वो बड़ी हो जाती जी। लेकिन ना अनुसूचित जाति, ना अनुसूचित जनजाति, ना महिला, इनके लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ और सोनिया गांधी जी मूक दर्शक बनी रही। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल गांधी चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, और ये लोग कभी आगे नहीं आए। कांग्रेस, क्योंकि बात हो रही है अब सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी जी जब सदन में थी और स्मृति ईरानी कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो कांग्रेस ने बोला कि बहुत सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी ने फिर कहा डोंट टॉक टू मी स्मृति जी को? सोनिया जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन देश सोनिया जी से उम्मीद करता था कि वो, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया, उस पर माफी मांगती या उस पर कुछ कहती। आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी, इसका मतलब वो अधीर रंजन चौधरी से कहीं ना कहीं सहमत थी। ये चुप्पी क्या कहती है? चुप्पी क्या कहती है? और अधूरे मन से अधीर रंजन चौधरी जी की आपने पता नहीं चिट्ठी कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी, मैं इस विषय पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उस चिट्ठी में बहुत कुछ दिखता है कि जरा सा भी उनको कहीं पर भी कोई गिला गम कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो कह दिया, मुझे लगता है बड़ा सोच समझ कर ही कहा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के भी बुरे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। चलिए, उद्धव जी कह रहे हैं, आपके पुराने सहयोगी हैं। पुराने
तो संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और संजय राउत ने बोला कि मुझे बीजेपी में आने का दबाव था, मैं नहीं गया इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लगता है संजय राउत पर? चोर कभी चोरी करता है जिसने भ्रष्टाचार किया, और कभी वो कहता है कि मैंने किया है। कोई एक किस्सा बताइए मुझे आज तक, एक उदाहरण बताइए कोई। लेकिन ऐसा कैसे है कि सारे चोर दूसरी तरफ ही हैं? आपने आज तक जी जितने इंटरव्यू संजय राउत जी ने आज तक दिए, जी, गिरफ्तारी से पहले कभी कोई पटका गले में पहनते हुए देखा था? उस दिन तो डाला हुआ था जिस दिन उसी गिरफ्तारी दिन हुई। आया ना, याद? देखिए, बहुत सारी बातें मैं कई बार आपके टीवी पर भी देखता हूं, आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो इतना हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं कितना बड़े नेता क्या हम है सब जी? दिखाते हैं सर, जो जिस मतलब अब गिरफ्तारी हो रही है हम तो गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं। जेल जाते हुए भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे पता नहीं कितना स्वागत हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं गिरफ्तारी जी। में कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा है तो इस पे हम कैसे रोकेंगे उसको? देखिए, विजुअल्स का बहुत फर्क होता है। अब नवाब मलिक भी थम्स अप करके गए थे और कहा था मैं झुकेगा नहीं, वो अभी तक जेल में ही है। अब क्या कहिएगा इसमें? अब जाते तो कई ऐसे कर करके कि जैसे जल्दी आने वाले हैं, कई 3-3 महीने से अंदर हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैंने केस देखा है, मैंने पूरा पढ़ा, बिल्कुल कहते ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। लेकिन 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक। सोशल मीडिया पे जब मैंने बताया कि मैं आपका साक्षात्कार करने जा रहा हूं तो बहुत लोगों के सवाल है कि अनुराग ठाकुर अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? बातचीत के अलावा भी तो कुछ करते होंगे ना। कुछ करने के लिए मत कहना यहाँ पे बस। आजकल नहीं तो खेल मंत्री होने का एक नुकसान ये हो गया है, किसी इवेंट में जाओ, बास्केटबॉल जाओ तो कहते बास्केटबॉल खेल के दिखाओ, मेरी वॉलीबॉल जाओ तो फरमाइश नहीं वॉलीबॉल सर, दिखाओ। आपके कुछ फैंस और व्यूअर्स की फरमाइश है ये। आप सब लोग फिट इंडिया के साथ जुड़िए, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यही मूल मंत्र है, करिए। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज।